अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। घर में कभी कोई चीज इस तरह गुमी हो कि जहां रखी होती है वहां से नीचे गिरी, वहीं गिरी रह गई, फिर कमरे की सफाई हुई, वो उसी सफाई के होते होते कूड़े में शामिल होके वहां से आगे कचरे के डब्बे में, वहां से आगे फिर कूड़े वाले प्लॉट में, तो वो इवेंचुअली कूड़े वाले प्लॉट में क्यों पहुंच गई? है बेदहानी में वो नीचे गिर गई थी और अल्टीमेटली फिर वो कूड़े में शामिल होकर गई। तिरमिज़ी 2009। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में लेके जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है, यानी इवेंचुअली वो आग में जाता है। बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। सवाल लिखें। शेयर कैपिटल बैलेंस Share capital balance as at 1st January 22. Share capital balance as at 1st January 22. 400,000 shares, 4 lakh shares. On 1st April 22. On 1st April 22. On 1st शुरू से शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1st January 22, 400,000 shares, 4 लाख shares. On 1st April 22, company issued 80,000 shares, 80,000 shares at full market price. At full market price. On 1st April 23, on 1st April 23, अगला सेंटेंस है, on 1st April 23, company made a bonus issue of 25%, 25%. On 1st July 23, on 1st July 23, company issued 150,000 shares, 150, 1.5 lakh, 150,000 shares at full market price. At full market price. On 1st November 23, on 1st November 23, company made bonus issue. Company made bonus issue of 145. अच्छा, अब 2 बोनस इशू आ गए तो 2 बोनस वेक्टर आ जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, 3 भी हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट 2022 का, नेट प्रॉफिट 2022 का 2.2 मिलियन, नेट प्रॉफिट 2022 का 2.2 मिलियन और 2023 का 3 मिलियन। रिक्वायर्ड है बेसिक ईपीएस 2022 की ओरिजिनल, 2023 की और 2022 की रीस्टेटेड। 2022 की ओरिजिनल वाली भी, 2023 की और 2022 की रीस्टेटेड वाली भी। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना, लिख लेवल के पहले यही वाली रिक्वायरमेंट एक और तरीके से भी पूछी हो सकती है। रिक्वायरमेंट की और वर्डिंग लिखें, इसी रिक्वायरमेंट यानी 2022 की ओरिजिनल वाली भी, 2023 की और 2022 की रीस्टेटेड वाली भी, यही बात एक और तरीके से पूछी हो सकती है। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस
Calculate basic EPS for inclusion in financial statements for the year ending 31st December 2022 एंड 2023। अच्छा, अब ये सेम रिक्वायरमेंट कैसे बन गई? 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूछ रहे हैं, 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो 22 की ओरिजिनल वाली बेसिक ईपीएस, और फिर पूछा है 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या दिखाना है। तो 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2023 वाली भी और 22 की रीस्टेटेड करें। जी आप करें। बैलेंस शेयर में कौन से ऐड करेंगे? नहीं, क्या नहीं ऐड करेंगे? कहाँ ऐड नहीं करेंगे? क्यों ऐड नहीं करेंगे? तो कल जो मैंने टैबलेट रखी थी, इसको एक नजर मार ली दोबारा।
बोनस है दूसरा उसको बजट लेके जाएंगे बोनस फैक्टर पहले बोनस में कोई बात नहीं। अच्छा, दो बोनस फैक्टर एक साथ आएंगे तो कोई आग शाग नहीं लगेगी, दो हो सकते हैं बोनस फैक्टर, दोनों बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। जो बोनस जिस लाइन में लिखा होगा उससे ऊपर सबसे मल्टीप्लाई होना। क्यों नहीं मिल सकता? बोनस शेयर भी शेयर्स ही है ना, वो कोई ईद मुबारक वाले शेयर थोड़ी है, असली शेयर्स हैं। हाँ, क्या बात? ये देखिए, देखें बोनस फैक्टर का जो कॉलम बनाया हुआ है, आप बेशक दो फैक्टर का कॉलम बना लें, या अगर एक भी है तो 1.25 1.25 1.25 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साथ इसके 6/5 भी हो जाएगा। होना तो सबने मल्टीप्लाई है, तो ये शक्ल में आ जाएगा, सबसे होगा। बोनस शेयर जिन लोगों को मिले हैं कल को उनको दोबारा बिल्कुल बोनस मिल सकते हैं, सबसे होगा, सारी लाइनों से। चलें ठीक है, एफर्ट्स डन। डन। चले ठीक है जी। पहले 2022 का ओरिजिनल भी चूंकि चाहिए, तो उसकी टेबुलर वर्किंग अलग होगी। 1 जनवरी 22 बीडी कितना 400, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 22 को कितने इशू किए 80, तो ये बन गया 480। ये रहा 3 महीने,
और ये 9 महीने, और दिस इनटू दिस 1 और दिस इनटू दिस 360,000। $460,000। ये हो गया 2022 ओरिजिनल वाला। उसके बाद 2022 रीस्टेटेड वाले के लिए, अच्छा अभी ना ये सवाल कर दूं, उसके बाद मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, अगर आपको वो आसान लगे तो ये वाली चीज इजीली अवॉइड हो जाएगी। 1 जनवरी 22 बीडी 4 लाख, 1 अप्रैल 20 80,000 480, 3 महीने 9 महीने, और फिर 2023 के लिए 1 जनवरी 23 बीडी 480, 1 अप्रैल को बोनस इशू किए 25%, इसका 25% 120, 6 लाख। फिर उसके बाद 1 जुलाई को नए शेयर इशू किए 150, ये बन गए 750। फिर इसके बाद 1 नवंबर को 145 150 फिर से बोनस इशू किए 9 लाख। 3 महीने 3 महीने 4 महीने 2 महीने। अब जो बोनस इशू है पहला वाला 25%, इस लाइन से ऊपर सबके साथ 1.25 आ जाएगा। और ये वाला बोनस इशू 145 यानी 6/5, इससे ऊपर सबके साथ आ जाएगा। तो 2 बोनस फैक्टर है तो कोई बात नहीं, आगे दो। This into this into this into this 150, this into this into this into this 540, 690, 180, 8। ले बताएं क्या पूछना है। दो 2022 की ओरिजिनल वाली, यानी जो 2022 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी उनमें बेसिक ईपीएस 2022 वाली 22 लाख डिवाइडेड बाय 460 4.78, और 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें बेसिक ईपीएस 2023 वाली 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 810 3.70, और बेसिक ईपीएस 2022 की रीस्टेटेड 22 लाख डिवाइडेड बाय 690 3.19। लें जी, अब पूछें जो पूछना। अज्यूम नहीं करते, इस कैलकुलेशन में कहानी बस बनाई है। हाँ। जब ये बोनस इशू हो गए तो क्या ये खराब वाले शेयर हैं? ये भी सब सही है ना। तो अब जब दूसरी बार बोनस इशू होगा तो इनको भी मिलेंगे बोनस शेयर, क्योंकि शेयर कैपिटल में जा चुका हुआ है। तो ये वाले जो 1,20,000 बोनस शेयर इशू हुए हैं 25%, वो इनके लिए भी हुए हैं और इनके लिए भी हुए हैं। इसी तरह ये जो 145 हुए हैं, ये इन पे भी हुए हैं, इन पे भी हुए हैं, इन पे भी हुए हैं, इन पे भी हुए हैं। तो इसलिए ये जो पहले बोनस शेयर हुए थे, अब ये शेयर होल्डर बन गए थे लोग, उसके बाद जब दोबारा बोनस शेयर इशू होगा तो उस पिछले वाले पे नहीं होगा क्या? होगा। तो इसलिए जिस लाइन में बोनस इशू लिखा हुआ है उससे ऊपर सारी लाइनों पे बोनस फैक्टर ने मल्टीप्लाई होना।
अच्छा, अब एक बात बता रहा हूं, वो अगर आपको समझ आ गई, आसान लगे, तो ये वाली चीज अवॉइड हो जाएगी। ये मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूं, इसका अल्टरनेटिव बता रहा हूं। 2023 में बोनस इशू हुआ, इसलिए 22 रीस्टेट करना पड़ रहा है। अगर 22 में कहीं बोनस इशू हुआ होता तो 21 रीसेट करना पड़ता। अब हम लोग 23 में होने वाले बोनस इशू की वजह से 22 वाली फिगर्स में भी ये बोनस फैक्टर ला रहे हैं और ये हम डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। तो 2022 का ये टेबुलर वर्किंग दोबारा बनाने की बजाय ये वो बोनस फैक्टर इनके साथ ही लाना था ना, ये ले आते हैं। ये ले, एक और हल बताता हूं। ये क्या है? 4.78। इसको उस फैक्टर से कर लें डिवाइड, 3.1 है। यानी जो पिछले साल की ओरिजिनल वाली ईपीएस थी, उस ही को ये फैक्टर से डिवाइड कर लें तो रिवाइज ईपीएस बन जाएगी। नहीं बस यही, वो जगह खत्म हो गई, वैसे भी यही है बस। तीसरी चीज थी राइट इशू एट प्राइस लेस देन फुल मार्केट प्राइस। नोट कर रहे हैं भी, चलें कर लें कर है क्या सैटरडे को? हाँ, व्हाई नॉट, यस श्योर। कॉस्ट की मैंने क्या कहा था? हाँ कोई बात जी, अभी है, क्या कर दूं? जो कर लें ऑफ, मैंने कब कहा जबरदस्ती आने को। यार 3 तो सारे संडे रह गए, 3 4 3 ही रह गए ना बस। जहां इतनी जिंदगी गुजारी, 3 संडे और से कोई बात नहीं है, देखेंगे। अरे आज अभी मंडे है भाई, सबर करें, अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, ये जब ये टाइम फैक्टर बताया था, बोनस से पहले की बात कर रहा हूं, टाइम फैक्टर जब बताया था, तो क्यों टाइम फैक्टर लाना पड़ रहा है? क्योंकि जो नए शेयर इश्यू हुए उससे जो पैसे आए होंगे, उन पैसों को इस्तेमाल होने का टाइम ही नहीं पूरा मिला, तो इसलिए हम उन महीनों को एडजस्ट करते हैं। लेकिन बोनस इश्यू में चूंकि पैसे ही नहीं आ रहे, तो इसलिए हम लोग बोनस आने के बाद इससे पुराने वालों को भी अपडेट कर देते हैं कि जैसे ये पहले ही थे। राइट इशू होगा, पैसे आएंगे, पता नहीं क्या बता रहा। हाँ, नंबर वन में जब मैंने टाइम फैक्टर बताया था, तो उसमें ये रीजन बताई थी कि जितने शेयर इशू हुए उनसे पैसे आए,
तो पैसे आएंगे, बिजनेस वो पैसे इस्तेमाल करेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अगर पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसलिए हम महीने एडजस्ट कर रहे थे। फिर बोनस इशू में सारी एडजस्टमेंट पिछले वालों को इसलिए कर रहे थे क्योंकि उससे पैसे आए नहीं। अब इन दोनों की दरमियानी शक्ल यह है कि पैसे आए तो हैं लेकिन कम आए हैं। अच्छा, किससे कम आए हैं? इसका मतलब इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं है, ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम या इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये किससे कंपेयर होकर बात हो रही है? फेस वैल्यू से। ये अकाउंटिंग का मसला है कि क्रेडिट किधर करना है, यहां अभी फेस वैल्यू की बात नहीं हो रही। जब मैंने टाइम फैक्टर बताया था तो उसमें महीनों को एडजस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि नए शेयर इशू होंगे, उससे पैसे आएंगे और उन पैसों को जितने महीने बिजनेस इस्तेमाल कर पाएगा उन महीनों का एडजस्ट करना जरूरी था। कितने पैसे आए होंगे? जितने आने बनते थे। अच्छा, कितने आने बनते थे? फेस वैल्यू नहीं, कंपनी की उस वक्त की औकात। क्योंकि उस वक्त कंपनी जितना खुल के खेल रही थी, जितना पैसों का इस्तेमाल कर रही थी, उसी परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए जितने पैसे आने बनते थे, कितने आने बनते थे? जितना उस वक्त शेयर मार्केट में बिक रहा था। क्योंकि ये बिजनेस वैल्यूएशन की चीज है, आगे बीएफडी में पढ़ेंगे जाके, कि जो बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो उसकी शेयर प्राइस महंगी होने लग जाती है। यानी बिजनेस की अगर सेहत देखनी है तो उसके शेयर की मार्केट प्राइस बता देती है। तो जितने शेयर्स इशू किए उनसे उतने ही पैसे आए जितने आने चाहिए थे। तो ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 3, पैसे आए हैं लेकिन जितने आने चाहिए थे उससे कम आए हैं। अब जब पैसे ही कम आएंगे तो ईपीएस तो डाउन होनी है, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं आएंगे जिनको बिजनेस यूज करता। तो पैसे चूंकि कम आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जैसी बोनस के लिए करनी पड़ेगी, ताकि परफॉर्मेंस मिसस्टेट ना हो। ये सिर्फ पुराने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम बराबर कर दें किसी तरह, यानी ये रीसेट करना इसलिए था ताकि ये इसके बराबर हो जाए, सिर्फ कंपेरेबल बनाने के लिए। तो अगर पैसे आए लेकिन जितने आने चाहिए उससे थोड़े, तो एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, एडजस्टमेंट करनी कैसे है उसका फॉर्मल फार्मूला बताता हूं, सिर्फ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए चीज बता रहा हूं। अगर कंपनी ने 4000 राइट शेयर्स इशू किए और 20 रुपए के इशू किए तो कितना पैसा आया? 80,000। जबकि उस वक्त जो मार्केट प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 25 रुपए। चलो खैर 25 रुपए। अगर कंपनी अपनी औकात के मुताबिक शेयर इशू करती तो 25 रुपए का शेयर इशू होता। 80,000 रुपए आ रहे हैं ना, इतने रुपए कितने शेयर से आ जाते? कितने शेयर से आ जाते? 80,000 डिवाइडेड बाय 25, 3200 शेयर से उतने पैसे आ जाने थे। अच्छा, मैं जो बता रहा हूं ना एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन बस मोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको यह समझ आ गया तो बस काफी है। अगर जितने का शेयर इशू कर रहे हैं वो फुल मार्केट प्राइस से कम है, यानी जितने पैसे आने चाहिए उतने नहीं आ रहे, तो हम ऐसे समझते हैं कि जितने पैसे आए वो तो इतने शेयर से भी आ जाने थे, जबकि इशू कितने कर रहे हैं। तो हम ईपीएस कैलकुलेशन के लिए कुछ ऐसी कहानी बना लेंगे कि पैसों वाले 3200 शेयर आए और बाकी 800 मुफ्त वाले आए, लाइक बोनस। तो जिस तरह से हम बोनस की एडजस्टमेंट कर रहे हैं इन 800 शेयर्स की भी कर देंगे। एग्जैक्टली 800 नहीं होंगे, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, लेकिन काम कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। दोबारा, अगर कंपनी राइट शेयर इशू करे, पैसे भी आए लेकिन जितने आने चाहिए थे उससे कम आए, तो अगर कम आए हैं पैसे तो ये ऐसा ही है कि हमने पूरे पैसों वाले कुछ शेयर इशू किए और कुछ बीच में मुफ्त खोरे भी थे। कुछ पैसों वाले शेयर्स हैं और कुछ मुफ्त वाले भी हैं, बोनस जैसे। असल में वो बोनस नहीं है, सिर्फ ईपीएस कैलकुलेशन को कंपेरेबल बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस सही शो कर सके, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इसलिए करनी पड़ेगी कि अगर 4000 शेयर इशू करके इतने पैसे आ रहे हैं जितने कंपनी की औकात के मुताबिक इतने शेयर से भी आ जाते, तो हम ईपीएस कैलकुलेशन में कुछ ऐसा करेंगे कि अभी पैसों वाले 3200 शेयर्स और 800 मुफ्त वाले, और उनके लिए हमें कुछ बोनस जैसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन सवाल में आपने असल में 800 नहीं करने कैलकुलेट, ये मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ बीच में मुफ्त वाले हैं, कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो करनी कैसे है वो अलग से फार्मूले में बताता हूं। मेनली कॉन्सेप्ट ये है जी। नेग्लिजेंस क्या है इसमें? देखिए, ये थोड़ी सी जरा प्रैक्टिकल कहानी है कि जब राइट इशू होते हैं ना, तो राइट इशू लीगली उन लोगों को होते हैं जो पहले से ओनर हैं। तो अगर वो पहले ही शेयर होल्डर हैं और उनसे और पैसे निकलवा रहे हैं तो थोड़ा सा इंसेंटिव तो उनको देना पड़ता है, उनसे और निकलवाने हैं पैसे। तो जब और पैसे निकलवाने हैं तो थोड़ी प्राइस ही लेनी पड़ती है। तो ये अपनी नाइल नहीं है, ये बस प्रैक्टिकल मसले। अच्छा, इसको इतना क्यों हम टची हो रहे हैं कि ये फैक्टर डालना है और ये करना है और कंपेरेबल बनाना है? क्योंकि ईपीएस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए, इसलिए इस पे आईएस बना दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर राइट इशू हो और वो औकात से कम पैसों पे हो तो तकरीबन बीच में कोई मुफ्त शेयर भी हैं और हमें उन मुफ्त शेयर की बोनस की तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कॉन्सेप्चुअली। ओके, अब वो करनी कैसे है वो बताता हूं।
इस टेबल को कर लेंगे और बड़ा और यहां बीच में एक राइट फैक्टर भी डाल देंगे। अच्छा, वो जिस शक्ल का लिख के दिया था कि मल्टीप्लाई विद ईच लाइन, उस तरह से लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बैलेंस शेयर्स इन ईच लाइन above right issue line with following right factor। एक राइट फैक्टर से यानी कुछ इस तरह की चीज होगी, जैसे 6/5 है ना, इस तरह की कुछ चीज होगी, तो जहां इस टेबुलर वर्किंग में राइट इशू की ऑफिशियली लाइन आ रही होगी, उससे ऊपर सारी लाइनों में उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये फैक्टर कैसे निकलेगा? अच्छा, ये इसकी अंग्रेजी से देख के टेंशन ना लेना, है ये आसान, सवाल करेंगे तो आसान है, अंग्रेजी जरा थोड़ी सी घबराने वाली है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसका ये बड़ा मशहूर एब्रीविएशन है, आप बिल्कुल पेपर में यूज कर सकते हैं, TERP। TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अच्छा, ये अंग्रेजी से क्या मतलब लग रहा है इसका? ये राइट शेयर इश्यू होने से जस्ट पहले शेयर मार्केट, फेयर लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर मार्केट में कितने का था, और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस नाम से नहीं पता चल रहा है ना? हाँ, तो नहीं पता चल रहा, इसीलिए आईएएस ने इसका फार्मूला बना के दिया है। इसका फार्मूला भी बनाता हूं। क्या हो गया? समझ नहीं आई? EX वो किधर है? EX का मतलब X। अरे वर्ड है X, आप गंदी गंदी बातें सोच रहे हैं, तो बता दो इसका मतलब। कॉस्ट पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में तो पढ़ा ही होगा। वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज मेथड है। अरे ऐसी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कह दिया, हर बार तो पढ़ी होती है आपने चीज, सारा कुछ तो पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बेकार मजाक किया था अपनी तरफ से। वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अगर कुछ यूनिट्स किसी और रेट वाले हैं और कुछ किसी और रेट वाले हैं, तो एवरेज कैसे करते हैं? सबकी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय सबके टोटल यूनिट्स। अरे तो FR1 वाले यार, तो 4 साल लगाने सीधे में जाने में। सामान रुकना, ये एक्स का मतलब बताने लगा। हाँ जी, फॉरवर्ड। जब एक से ज्यादा रेट्स वाले यूनिट्स हों तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? सबकी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय
तो ये जो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है ना, इसका कॉन्सेप्चुअली मतलब ये है कि अगर पहले किसी कंपनी के ऑलरेडी 60,000 शेयर्स इशूड थे और तब मार्केट में रेट 25 रुपए चल रहा था, लेकिन कंपनी 4,000 शेयर इशू करेगी 20 रुपए पे, तो ऐसा होने के बाद मार्केट प्राइस उतनी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? पता नहीं क्या होगा, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग कम हो जाएगी। कम होके कितनी हो जाएगी? इनके एवरेज पे आ जाएगी। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, थ्योरेटिकली स्पीकिंग राइट के बाद, एक्स राइट के बाद प्राइस कम होके कितनी हो जाएगी? ये टीईआरपी होती है। टीईआरपी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, थ्योरेटिकली स्पीकिंग राइट के बाद, एक्स राइट के बाद प्राइस कितनी होगी? तो वो होगी इनकी एवरेज। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन बस बुजुर्गों ने कॉन्सेप्ट बना दिया। तो अगर आप इसको इन्वेंट्री के यूनिट समझें, इतने यूनिट्स इस रेट वाले, इतने यूनिट्स इस रेट वाले, तो एवरेज कैसे निकलेगा? $4.69 ये टीईआरपी है कि जितने शेयर्स कंपनी के पहले ही इशूड हैं उस वक्त क्या रेट चल रहा है, और राइट शेयर्स जितने इशू कर रहे हैं उनकी क्या प्राइस इशू की यूज हो रही है। इनको इस्तेमाल करके एवरेज रेट निकाला जाए तो ये टीईआरपी है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का फार्मूला बना लें अगर, क्योंकि याद तो रखना ही है। तो फेयर वैल्यू, और हो सकता है सवाल में ना आपको ये वर्ड भी लिखा मिल जाए, क्योंकि आईएएस में ये वर्ड लिखा हुआ है एवरेज, क्योंकि वो तो रोज चेंज हो रही होगी। तो एवरेज, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर, ये जो ऊपर लिखी हुई है राइट एक्सरसाइज। इस मिसाल में ये क्या हुई? इस मिसाल में ये कितनी हुई? 25 रुपए इनटू एग्जिस्टिंग शेयर्स, ये क्या बने? 60,000 प्लस राइट शेयर्स 4,000 इनटू एक्सरसाइज प्राइस 20 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट इशू, या बेशक इन्हीं को नीचे दोबारा लिख देता हूं, एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। इसका जो आंसर आएगा, जैसे इस मिसाल में 24.69 आया, तो अब हम करेंगे क्या कि एक टेबल वर्किंग में राइट फैक्टर का कॉलम आएगा और राइट इशू की लाइन से ऊपर सारी लाइनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 25 रुपए डिवाइडेड बाय 24.69, ये फैक्टर ऊपर सब लाइनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये राइट फैक्टर है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।